खबर है में खुश आमदीद। मेरे साथ आरमिद भट्टी साहब, जनाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब और मैं हूँ सईद काजी। FIA ने शाह महमूद कुरैशी साहब को और असद उमर साहब को भी बुला लिया है साइफर केस में। क्या इनके पास कोई ऐसे शवाहिद हैं या कोई और, खुदा न खास्ता मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि कोई नए नए सुल्तानी गवाह तो नहीं मार्ज़े वजूद में आने वाले। इस पे बात करेंगे। हुकूमत क्या आर्टिकल 6 का इस्तेमाल कर सकती है? वैसे कानून तो आजकल थोक के हिसाब से इस्तेमाल हो रहे हैं। आर्टिकल 6 भी बड़ी फारग थी बड़े अरसे से, तो ये मेरा मतलब है अगर लगती है तो लगाएं भाई। इसके साथ नवाज शरीफ साहब को चौथी दफ़ा हमने भट्टी साहब वज़ीर आज़म बनाना है, बस थोड़ी सी देर रह गई थी हमें सुपर पावर बनने में, तो शायद चौथी दफ़ा आ जाएँ तो वो भी अल्लाह हमारी ख्वाहिश पूरी कर दे। सुपर टैक्स जो 500 मिलियन पर लगाया गया था, यानी 50 करोड़ रुपए सालाना पर एक सुपर टैक्स था, मगर उसे फ़िलहाल मुअत्तल कर दिया है हमारी फाजिल अदलिया ने। तो ये फिर कैसे रेवेन्यूज़ पूरे होंगे, या यकीनन इसमें कोई मसलियत होगी अगर इतनी बड़ी अदालत ने ये फैसला किया है। भट्टी साहब, पहली स्टोरी के हवाले से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। असद उमर साहब जो अब तो अंदाज़ा हो गया है कि उनकी लॉयल्टीज़ भी कितनी पुख्ता थी, तो कुछ शाह महमूद कुरैशी साहब का भी अंदाज़ा हो जाएगा। इनको उन्होंने बुलाया है। आपके पास क्या कोई ऐसी खबर है कि ये एपिसोड 2 बनेगा? जनाब जो सेक्रेटरी थे इमरान खान साहब के, तो ये क्या कहानी किस तरफ जा रही है जनाब भट्टी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए काजी साहब, 15 माह से ज़्यादा हो गया PDM की हुकूमत को कब्जा किए हुए पाकिस्तान पर अदम एतमाद के जरिए। इन्होंने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को, मेरा एक इधर करीबी दोस्त है, उसका नाम है, लंदन में मुझे परसों मिला, इमरान खान। बहरहाल ये मैं तो पाकिस्तान की सियासत में बात कर रहा था, इमरान खान का नाम गलती से निकला है, मेरे करीब आज ही मुझे मिलने आया था। ये चाहते हैं कि उसको साइड पे लगाए। 170 केस नाकाम, 80 से ज्यादा उसने जलसे किए, 80 से ज्यादा जलसे किए, 3 लॉन्ग मार्च किए, हुकूमत को कहीं कामयाबी ना मिली। अब 2 ब्यूरोक्रेट और 4 सियासतदान मौजूदा हुक्मरानों ने सुल्तानी गवाह तैयार कर लिया है। मेड इन चाइना होता है ना, मुझे लगता है कि ये मेड इन को इमरान खान ना बना ले, जो मेरा दोस्त इधर ओस्लो में रहता है। तो गुजारिश है कि इनकी कोई फायदा नहीं है। ये सीक्रेट एक्ट लगाए, दहशतगर्दी लगा ली, बगावत लगा ली, मनी लॉन्ड्रिंग लगा ली, तोशाखाना बना लिया, पता नहीं क्या क्या बना लिया। नवाज शरीफ की सियासत में सर्वाइवल है। तरीके इंसाफ के चेयरमैन सियासी मंजर से आउट हो, अदरवाइज नया ये इलेक्शन में जाएंगे ना इलेक्शन करवाएंगे। और नवाज शरीफ साहब को जो अपने भाई पे यकीन नहीं, जो पिछले 15 माह से पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, वजीर आजम हैं, तो एक आदमी को इस साइड पे लगाने के लिए 23 करोड़ अवाम का मुस्तकबिल ये तारीख कर रहे हैं। इंतकाम में अंधे हो चुके हैं। सियासी जंग ये हारे, कानूनी जंग ये हारे, अखलाकी जंग ये हारे। अब साइफर जिसको तकरीबन मार्च में या अप्रैल में खुद साबिक वज़ीर आज़म कहते थे इसकी जुडिशल इंक्वायरी कराए, उस आदमी को सुल्तानी गवाह बनाया गया, जिसकी तलाशें गुमशुदा नामालूम होने की FIR दर्ज थी, कल वो भी खत्म कर दी। तो ये सारी भट्टी साहब, अल्लाह इसको चाहे मर्तबे दे। एक अजान की ब्रेक है और आप आके पूछेंगे कि कौन कौन से सुल्तानी गवाह मजीद बन सकते हैं, उनकी क्या कोई डैमेज करेंगे या क्या सिलसिला होगा, कोई उनका एतबार अदालतें कबूल करेंगी या नहीं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। जी भट्टी साहब, ये आप अभी कह रहे थे कि कुछ और भी सुल्तानी गवाह बनेंगे, लेकिन ये सुल्तानी गवाह कल भी आज मैं चाहूँगा यार कोई हमारे साथ वकील साहब भी अगर हों तो हम उनसे पूछेंगे सुल्तानी गवाह खुद वही बंदा बनता है जो मुलजिम भी हो। बहरहाल भट्टी साहब, आप अपनी बात जारी रखें, इस पर बाद में बात करते हैं। अच्छा काजी साहब, आपने सुल्ताना डाकू फिल्म देखी होगी। सुल्ताना डाकू फिल्म बड़ी दिलचस्प है। अब बहरहाल आ जाते हैं हम सुल्तानी गवाह पर। एक मोहतरम नवाज शरीफ साहब हैं, हमारे काबिल एहतराम साबिक वज़ीर आज़म, उनके सगे समधी इसहाक डार सुल्तानी गवाह बने थे। काजी फैमिली लंदन की मशहूर है, अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का। उस मुकदमे का क्या हुआ? जुल्फ़कार अली भट्टो को आपने फांसी दी, उस वक्त भी सुल्तानी गवाह दिया। एक ग्रेड बाई के आजम खान जो पहले दिन ही डबल गेम खेल रहे थे,
तरीके इंसाफ के चेयरमैन के साथ एक और ग्रेड 22 के अफसर को 4 दिन पहले अप्रोच की गई है, जी आप भी सुल्तानी गवाह बने। उन्होंने माजरत कर लिया, उन्होंने कहा ये साइफर ना मैंने देखा ना मेरे इल्म में है। उसके बाद 5 उस वक्त के वफाकी वुज़रा के साथ ये कहा जा रहा है मुबैना तौर पर कि आप काई साहब, मैं माफी चाहता हूँ, इरफान कादर साहब हमारे पुराने बरतानिया दौर के दोस्त और आईनी माहिर आ गए हैं। इरफान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ओ हजरत, ये तो बताएं, ये सुल्तानी गवाह की कानूनी हैसियत क्या होती है? क्या वो खुद भी मुजरम होता है या वो किसी के बारे में एविडेंस देता है? ये इसको सुल्तानी गवाह को हम अप्रूवर कहते हैं और ये खुद भी इसने क्राइम में ये शरीक होता है, ये जुर्म में ये शरीक होता है और इसीलिए इसकी जो शहादत होती है उसको बड़े ध्यान से, शायद हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है जनाब। एक बात उनकी, हम दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं। बड्डी साहब वो ये कह रहे हैं कि वो अप्रूवर होता है, वो खुद मुलजिम होता है। बड्डी साहब काबिल एहतराम इरफान कादर साहब की बात से ये रहनुमाई मिल गई कि वो खुद भी मुलजम होता है। जी जी, इसका मतलब है दो लोग कोई वारदात करते हैं, दोनों ही मुलजम है, एक बुरुअल बनता है तो फिर उसकी सजा तो खत्म नहीं हो सकती। लेकिन ये तो यकीनन इरफान कादर साहब बहुत बेहतर बता सकते हैं, या अदालतें फैसला करेंगी। कादी साहब, जब भी कोई अपोजिशन में आए उसके खिलाफ ऐसी गेमें होती है। अगर साइफर खुद वो कह रहे थे एक्स प्राइम मिनिस्टर 15 माह नहीं रहा, अचानक आदम खान लापता हो जाते हैं, तलाशे गुमशुदा हो जाते हैं, जैसे और भी कई लोग हुए, उन बेचारों का पता भी नहीं चलता। अल्लाह का शुक्र है कि आदम खान के बीवी बच्चों को पता चल गया कि उनका बाप, उनका बेटा जिंदा था और वो सुल्तानी गवाह बन गया। अब देखते हैं कि इसे सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाता है या किसी और दफात के तहत लगाया जा सकता है, और क्या इस मुकदमे में हो सकता है निचली अदालत से तो सजा हो जाए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इसे साबित करना एक खासा मुश्किल होगा। क्या डोनाल्ड डू को बुलाया जाएगा? खुद बासत साहब ने कल फरमाया था, अमूमन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज ये नहीं होती कि एक जमात के खिलाफ अदम एतमाद और खत्म हो। हाँ, अगर साइफर उन्होंने इमरान खान ने जब भी दिखाया था कागज दिखाया था, उसकी कॉपी नहीं किसी ने पढ़ी, मैं जहां तक मेरी ख्याल है। लेकिन ये अपनी तरफ से हुकूमत का मेरा ख्याल है आखिरी वार है, क्योंकि निगरान हुकूमत अब मेहमान हुकूमत हो गई है। पहले भी मेहमान थी, खैर वो मेहमान आया और घर वाले वो बन के बैठ गए। तो अब देखते हैं कि अदालतों में मजीद कौन अप्रूवल इनके साथ बनते हैं। मुझे 2 वुज़रा को तो मैं जानता हूँ जिन्होंने बाद लोगों को यकीन दहानी करा दी है कि वो कबीना में कहेंगे हमें नहीं पढ़ाया। कल अब्दुल बासित साहब ने ये कहा था कि वो कई सफ़ों पर मुश्तमिल था और एक सफ़ा नहीं था, लिहाजा वो जो चीज़ लहरा रहे थे कोई सिंबॉलिक उसकी अहमियत हो ना हो, लेकिन ये है कि वो पूरा इसलिए नहीं था कि वो एक पेज था। जो लोग देखा जो बासित साहब फरमा रहे थे, मैंने तो वो जलसा नहीं देखा। इससे बात से पूछूंगा, देखिए उन्होंने कहा ये साइफर, तो ये तो मैं एक टिश्यू ले रहा हूँ, क्या वो साइफर किसी ने देखा? सियासी बयानात होते हैं, जैसे मोहतरम नवाज शरीफ साहब कहते थे उस वक्त के आर्मी चीफ रिजाइन दे फौरी तौर पर, उन्होंने रिजाइन तो नहीं दिया। उस के DGISI से रिजाइन मांगे थे, वो तो नहीं दिया। अब देखना यह है कि अदालत में इसकी क्या हैसियत है, क्या इससे रिलेटेड जो भी किरदार हैं, क्या डोनाल्ड डू आएगा, क्या उस वक्त के जिन्होंने वो डिकोड किया था साइफर वो आएंगे? ये एक लंबी खेल है। हाँ, एक प्लानिंग अच्छी है, कामयाब होती है या नहीं होती मुझे ये तो नहीं पता, क्योंकि तोशाखाना में कुछ नहीं बन सका। तो अब ये एक अहम केस। अच्छा, वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने इस ज़िमन में कुछ हमें एनलाइटन किया है, वो सुनते हैं। क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को पब्लिक करना या उसको शेयर करने की वजह जो थी वो इस तरह के जाती मकासद थे जो कि अभी हम सब के सामने आ रहे हैं, और उसकी वजह से कौमी सलामती जो है वो खतरे में जाती या वो मुल्की मुफाद के लिए प्रेजुडिशल है। तो उस सूरत में वो कैटेगरी है वो 14 साल वाली भी है, और जो बहुत संगीन नौइयत के मुकदमात होते हैं उसमें डिफेंस रिलेटेड भी कुछ स्ट्रीक्स आती हैं, उसमें फिर सजाएं उससे ऊपर भी जा सकती। जी, सजाएं उससे ऊपर भी जा सकती हैं। गाई साहब,
वजीरे कानून साहब कह रहे हैं कम अज कम 14 साल कैद, सूनिया हो जन मर्जी गलियां ते मिर्जा यार फिरे, ये मैं इनकी ख्वाहिश पे कुर्बान जाऊं। एक कागज लहराया है, 14 साल कैद और इससे ऊपर, यानी अल्लाह ना करे सजाए मौत। क्या अगर कागज लहराने से सजाए मौत होता है तो नवाज शरीफ ने कहा था मेरे पे बहुत ज्यादा दबाव है कि एटमी धमाके ना करें, तो उस पर उसको भी ये दे दो, वो तो सीक्रेट एक्ट था। काजी साहब मेरा ख्याल है ये हांडी मिंडे नहीं चढ़ेगी, अदालतों से इसे साबित करना खासा दुश्वार होगा। ठीक हो साइफर क्या किसी ने पढ़ा, क्या उन्होंने जो लहराया वो था कागज? इस तरह के बयानात जो जोशे खताबत में बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है हुकूमत तमाम हरबों में 170 मुकदमे और 2 कातलाना हमले कराने के बाद, कामयाब होने के बाद, और मुतवक्का इलेक्शन जब भी होते हैं उसमें नाकामी के पेश नज़र पेशबंदी के तौर पर सियासी मंजरनामे से एक चेयरमैन को हटाने के लिए कर रही है। ये भी शौक पूरा कर लें, यकीनन मुल्क में कानून है, आइन है, अदालतें हैं, ख्वाहिशों पे तो बंदे नाअहल या 14 साल कैद नहीं होते, उसके लिए आपको अदालतों में सबूत देने पड़ते हैं। जी बट साहब आप बड़ी देर से खामोश बैठे हैं। काजी साहब बात ये है क्रेडिबिलिटी क्या क्रेडिबल लग रहा है ये आपको, जो सारे जो बादियों नज़र में, वैसे तो फैसला अदालत ने करना है। आपकी बात दुरुस्त है, आपका पहला सवाल भी दुरुस्त है। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के पास हकाइक की जो बात आप कर रहे हैं, जहां से आपने प्रोग्राम खोला है, बात यह है कि उनके पास हकाइक क्यों नहीं होंगे? एक लेफ्ट पे बैठा था, एक राइट पे बैठा था, लिहाजा उनके पास सारे ही जो काम मिल बगैर हमने किए हुए सारे ही है। लेकिन सवाल यहां पर यह है, शाह महमूद कुरैशी अभी तक बोला नहीं। असद उमर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो भी गोल मोल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये दोनों बातों के साथ अब आपको याद होना होगा कि अब फैसले का वक्त आ गया है। अब वेट एंड सी की पॉलिसी इख्तियार करवानी है इन दोनों अफराद से, या फिर इनको फास्ट बॉलर के तौर पर इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। लेकिन खबर देता जाऊं काजी साहब, मेरी इत्तलात के मुताबिक खबर यह है कि 12 अगस्त से पहले पीटीआई का एक अहम शख्स जो है वो सामने आएगा और साइफर के काम के हवाले से ही सामने आएगा, और साइफर में ही इसी तरह आजम खान से ज्यादा बड़ा वादा मुआफ गुआ सामने आ रहा है। और उस करैक्टर के आने के बाद फिर फिल्म के में थरथली मचेगी और आपको ये साइफर आगे जाएगा। आखिरी बात मैं आपको ये भी कह दूं, ये दुरुस्त है कि साइफर जेब से निकाल कर लहराया गया, वो कागज था या नहीं? साइफर अपने पास रखना ये पाप है, ये जुर्म है, साइफर रख ही नहीं सकते। और उसके बाद आप कह दे कि साइफर गुम गया जी, वो खाला जी का वाड़ा है, साइफर गुम गया। मैं आपके दुख को समझता हूं, अमेरिका वाला भी देख लेना फिर। नहीं बड़ी साहब, इसी केस में ही है। बड़ी साहब मैं इनके दुख को समझता हूं, लेकिन बड़ी साहब मैं आपसे जरा हट के बात करना चाहता हूं, 2 बातें करना चाहता हूं। काजी साहब शहबाज शरीफ करे, नवाज शरीफ करे, फिर आपको मसला नहीं होता। नहीं जी सर, मैं अर्ज कर रहा हूं, वो तो पवित्र लोग हैं, वो तो पुलिस की गाड़ियों के डालों में नोट ले जाएं, वो कर्नल साहब दुनिया में नहीं रहे। तो ये असद छोड़े, लेकिन काजी साहब हमें इस बहस में नहीं जाना चाहिए। बुशरा बेगम से लेकर उस्मान बुज़दार से लेकर लंबी कहानी में आपको पेश कर सकता हूं। बड़ी साहब मुझे दो बातें याद आ रही हैं, पहले मेरी बात सुनिए। एक घर में कुछ 5-6 चोर चले गए, तो एक पकड़ा गया तो वो कहता है बाहर निकलो, सारे फट गए हैं। पहली बात तो ये, जो खुद मुल्ज़मान है और जो खुद मुल्ज़िम है, उनकी किसी बात पे कैपिटल पनिशमेंट हो सकती है? आज तक जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी पे एक बात कही गई को एक अप्रूवर जो कातिल था, जिसके हुक्म पर जो उसने हुक्म आगे दिया कि जनाब नवाब कसूरी साहब को शहीद कर दिया जाए, उसकी गवाही भी बंदे ने फाल आता जे। आज तक ये ब्लॉट है, ये एक ब्लॉट है पाकिस्तान की। झूठ बोला गया साइफर पे कि नहीं बोला गया, इसका जवाब दे दे। मुझे ये नहीं पता, मैं ये कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यहाँ बासत साहब कल कह गए हैं कि साइफर में लिखा हुआ था कि इस हुकूमत के साथ हम काम नहीं कर सकते। ये कहानियां सुनाती है ये एक फिक्रा, आपके पल्ले कख नहीं रहता जी। आपके मेहमान साहब कह रहे हैं पाप है, वो फिल्म देखी है राम तेरी गंगा माली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ओए कब तक इनके पाप धोओगे? ये मुबैना तौर पर नून लीग और पीटीआई की एक पूरी 40 साल पे मुसल्लत हुक्मरानों के मुख्तलिफ अदवार है, कितने कितने इनके पाप धोएंगे। इधर तो समुंदर भी मैले हो गए इनके पाप धो धो के। रह गई बात इस बात की, साइफर पे सजा तो तब दोगे ना, फिर पहले साइफर सामने लाना होगा, उसको डी कोड करके उसकी लैंग्वेज बताना होगी, क्या क्या लफ्ज कहा है। अगर उसमें मुबैना तौर पर यह बात लिखी होती है कि अगर
उस वक्त के वजीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद हो गई तो तुम्हें माफ कर दिया जाएगा, तो फिर ये कहां भागेंगे? वो किसको एड्रेस किया गया था? प्राइम मिनिस्टर तो उस वक्त मेरा एक इधर स्लो में दोस्त था इमरान खान, उसने कल आपका बड़ा फैन था, आपको सलाम भी दिया था। तो इस तरह सजा कैसे दे दोगे? पहले तो साइफर सामने लाना होगा। अगर उसमें यही लैंग्वेज हुई कि पहले इसको अदम एतमाद कामयाब करो, फिर आपको माफ कर देंगे, माफ कर देंगे। वो पाकिस्तान बेकारी है। और अच्छा भट्टी साहब, मैं एक कंस्पिरेसी थ्योरी की बात करना चाहता हूं। भट्टी साहब, ये लगड़ बगड़ चमचे कच्चों के पास नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट है। भट्टी साहब एक मिनट, मैं एक कंस्पिरेसी थ्योरी की बात करना चाहता हूं। कहा यह जा रहा है कि सरकार ये साइफर वाला मामला इसलिए उठा रही है ताकि वो हकायक सामने आएँ और अमेरिका बहादुर और मगरब से इमरान खान साहब के ताल्लुकात एक बार फिर खराब हो जाएं। ये आजकल सोशल मीडिया और दाएं बाएं चल रहा है। मुझे तो ये फजूल और गलत बात ही लगती है। अमेरिका ने तो आज भी कह दिया है कि अमेरिका ने कहा इमरान खान झूठ बोल रहा है। बट साहब मैं थोड़े नेड़े बैठे हैं, मैं थोड़ी आवाज नाल कदी जाके वजा ना पिछे कंध नाल, अल्लाह दी कसम मेरे कान ठीक ने, मैं तुहानू लिख के दे देना। हाँ हुण दसो। काई साहब अमेरिका ने ठीक कहा है कि जिसका इमरान खान झूठ बोलता है। हाँ, नवाज शरीफ ने 1991 में कहा था मुझे 1 साल हुकूमत मिले तो ठीक हो जाए। उन्होंने कहा मैंने आज तक करप्शन नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं मुल्क का भगोड़ा नहीं हूं। शहबाज शरीफ ने कहा मैंने आज तक जाली मुकाबले नहीं किए। जाली मुकाबले की डिटेल मैं भेज दूं, आबद बॉक्सर का बयान निकालें। कादी साहब ना छेड़ो मलंगा नू। नहीं यार, वो कानून से अब है ना, बट साहब कहते हैं वो कानून से बुलंद है। 5 लाख घराना भी दस दियो ना, 5 लाख घर जो बनाने थे वो भी कहाँ है, वो बता दें। मैं अगर इनकी करप्शन पे स्टोरियां लिखे ना तो समुंदर की स्याही और आसमान के कागज खत्म हो जाएंगे। हाँ ठीक है, सियासी अपोजिशन को ये दीवार के साथ लगाना चाह रहे हैं, इक़्तिदार इनके पास है, ताकत इनके पास है। मुझे डर है ये साबिक तरीके इंसाफ के चेयरमैन पे उसामा बिन लादेन को हवाले करने का इल्जाम ना लगा दे, लियाकत अली खां के कत्ल ना उनके खाते में डाल दे। अल्लाह का वास्ता, ये उसामा बिन लादेन का जिक्र कहाँ आ गया? वो उसने कोई पैसे तो नहीं भेजे थे कभी? उसामा बिन लादेन ने मुझे पैसे दिए थे, मैं मुझे मेरा इन्वेस्टर था। उसको शहीद किसने कहा था? उसको शहीद मैंने कभी नहीं कहा कि वो नवाज शरीफ का इन्वेस्टर है। मैंने कभी नहीं कहा मेरे किसने कहा मुझे मुसीबतें दे दो। अच्छा, ये जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया था भट्टी साहब, ये जो ये कौन था मेहरान बैंक वाला, वो भी तो नहीं मिले सर। उन्होंने कहा कि यार उसामा बिन लादेन कौन है, उसने इमरान खान साहब समंदर का इंतजाम करें। मैं कह जी फर्क मीर साहब, तुमने एयरपोर्ट में पकड़े जाना है, आप उसामा बिन लादेन और नवाज शरीफ को नथी कर रहे हो, साथ उनके शहजाद साबरी भी विटनेस डाल रहा है। तो मैंने कहा भाई आप लोग बातें करो, मेरा टीवी पे नाम क्यों ले रहे हो, मेरी मुश्किलात में इजाफा क्यों कर रहे हो? मैं तो आगे रेड सर्कल में हूँ। आरिफ साहब फिर फरक साहब से भी पूछ ले, सादक अमीन उस्मान बुजदार है ना? और फरक साहब से मेरे सामने बैठे हैं, वो कह रहे हैं जी शहबाज शरीफ है ना, वो क्या फवाद हसन फवाद का पूछा आपने? वो जो जाली मुकाबले करते उनका पूछा आपने? हाँ जस्टिस कयूम, हाँ जस्टिस कयूम को इमरान खान ने फोन किया था। आप ठीक कह रहे हैं, सजाद अली शाह की अदालत पे इमरान खान ने हमला किया था, साकब निसार को इल्जाम इमरान खान ने लगाया था, रेफरेंस किसने भेजा था? पर इल्जाम इमरान खान ने लगाया था। और तो और 1999 में आर्मी चीफ को गिरफ्तार करने के लिए इमरान खान ने आईजी राना मकबूल को कराची जेल भेजा था। 2400 करोड़ रुपए मेरी भाभी ने भी किए करप्शन को, वो भी बता देना बताएं। 2400 करोड़। अच्छा यार, इरफान कादर साहब से बड़ी मुश्किल से रहा। थैंक यू वेरी मच इरफान कादर साहब। एक तो आपने बात वजाहत कर दी कि अप्रूवर इज ऑलवेज पार्टनर इन क्राइम। मैं आपसे सवाल ये करता हूँ कि इससे पहले अप्रूवर पे एक फांसी हुई थी पाकिस्तान में जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की। अभी ये बताएं कि मुझे ये बताएं कि क्या अप्रूवर की कितनी क्रेडिबल होती है, और अदालत जो है, चूँकि आप जज भी रहे हैं और वकालत भी, और माशाल्लाह हर चीज़ पे नज़र आपकी, तो हाउ क्रेडिबल इज़ कंसिडर्ड दिस काइंड ऑफ एविडेंस जो कि एक ऐसा आदमी दे रहा हो जो खुद मुबैना तौर पर मुलजिम भी हो? कानून शहादत में लिखा हुआ है कि अप्रूवर की क्रेडिबिलिटी नहीं होती, बल्कि लिखा हुआ है कि ये अनवर्दी ऑफ क्रेडिट होता है, क्योंकि इसकी कोशिश होती है कि जो क्राइम इसने किया होता है ये दूसरे पे डाले। लेकिन आगे जाके लिखा हुआ है कि अप्रूवर एक कॉम्पिटेंट विटनेस है, और ये भी लिखा हुआ है कि अगर अप्रूवर की जो शहादत है, बावजूद कि उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी नहीं होती, लेकिन अगर उसकी शहादत को अगर तकवीयत मिले, सपोर्ट मिले, या जिसको हम अंग्रेजी में कोऑपरेशन कहते हैं,
और शहादतों से और एविडेंस से, वाकयात से, सर्कमस्टांसेस से, तो फिर अप्रूवर की टेस्टिमनी पर एक्ट किया जा सकता है और उस पर पेशरफ्त हो सकती है, और फिर जिसके खिलाफ अप्रूवर ने बयान दिया होता है उसको सजा भी हो सकती है, बशर्ते के अप्रूवर की टेस्टिमनी जो है उसकी सफिशिएंट corroboration मटीरियल पर्टिकुलर्स में एविडेंस में मौजूद हो। यानी अच्छा इरफान साहब एक रहनुमाई फरमाएं। जी भट्टी साहब, एक तो इसका सीक्रेट एक्ट का केस कौन सी अदालत में चलता है और कितनी देर में अगर सीक्रेट एक्ट लगता है तो फैसला हो सकता है? आप क्योंकि जज साहब भी रहे हैं, अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं, तो जरा आसानी हो जाएगी हमें समझ। देखिए ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है ना, ये तो मेरा जहाँ तक ख्याल है ये तो मामला फौजी अदालत में भी जा सकता है ना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का। तो ये तो क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी से कंसर्न है ना ये सारा मामला, तो ये भी सीरियस ऑफेंस है कि आप स्टेट सीक्रेट जो है वो लीक करें और उससे नेशनल सिक्योरिटी को आप खतरे में डालें, तो ये बड़ा सीरियस ऑफेंस है। तो ये ऑब्वियसली उस फोरम में जा सकता है। अच्छा ये फरमाइएगा, ये फैसला हुकूमत करेगी कि ये फैसला अदालतों में जाएगा या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा? ये अगर सीक्रेट एक्ट लगता है तो ये डिसीजन पावर किसके पास है? सीक्रेट एक्ट में तो यही है ना कि तफ्तीश होगी और जो भी अदारा तफ्तीश करेगा वो अपनी रिपोर्ट मुरतब करेगा उस तफ्तीश पे, वो फिर ट्रायल कोर्ट को जाएगी और फिर वहां पे फिर उसका ट्रायल शुरू होगा। और अपेक्स कोर्ट जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जिसे हम कहते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, अल्टीमेट जो है वो उस तक जा सकते हैं अपील के लिए? नहीं, यहाँ पे अगर सपोजिंग कोर्ट मार्शल में जाता है मामला, तो वो तो आर्मी एक्ट के नीचे अपनी अपील होती है ना उनकी, वहां पे जाएगा और वहां पे फिर हतमी फैसला जो है वो फिर अपील के बाद फिर क्लेमेंसी होती है सदर पाकिस्तान को, वहां पे तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल उससे बाहर रखा गया। इरफान कादर साहब, आप माशाल्लाह एक बड़े नामवर आपका नाम है, वकील हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आजम खान के बयान के बाद आप इसमें से केस में क्या स्मेल कर रहे हैं कि क्या अब ये एक ही शहादत एनफ है और इसके लिए ये काम अपने आखिरी मराहिल की तरफ जा रहा है? और दूसरा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस पर आर्टिकल 6 भी लग सकती है? बतौर वकील आप क्या समझते हैं? ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है कि आजम खान साहब की तो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है ना, इसमें तो बहुत सारी चीजें शवायद सामने आ चुके हैं। मसलन इमरान खान साहब ने खुद ये साइफर की बात की और कहा कि ये हुकूमत जो है गिराने के लिए अमेरिका का रोल था और अमेरिका के साथ पाकिस्तान के लोग भी कुछ मिले हुए थे और इन्होंने मिली भगत से हुकूमत गिराने की कोशिश की और फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को उन्होंने डिफीट करने की कोशिश की और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे जो वोटिंग है वो रोक दी, उससे आइन से खिलवाड़ किया और फिर आइन को पसे-पुश्त डाल दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उस पर एक जज ने कहा कि ये तो फ्रॉड है कॉन्स्टिट्यूशन पे। और जब आप कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से फ्रॉड हो गया तो उसका मतलब है कि आपने आइन को उठा के पटक दिया है, फेंक दिया है, ओवरथ्रो कर दिया है, तो यही तो ट्रीजन की डेफिनेशन है। तो ये सारे फैक्ट्स तो ऑन रिकॉर्ड आ चुके हैं इस वक्त। और फिर बाद में उन्होंने कह दिया, एक और नई स्टेटमेंट दे दी और कहा कि नहीं अमेरिका का नहीं, अमेरिका का कोई इसमें ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये तो कुछ और लोग थे जिसमें मिले हुए थे, कुछ जिनका ताल्लुक कोई अफवाज पाकिस्तान से था, इस तरफ चले गया बाद में। तो ये सारी स्टेटमेंट्स जो है इस तरफ पिन पॉइंट कर रही हैं कि ये सारी कहानी जो है मन घड़त बनाई। और फिर ये जो इनकी जो ऑडियो लीक एक आई है जिसपे वो कह रहे हैं कि हम इस चीज पे खेल खेल सकते हैं। अच्छा तो इरफान साहब, उन्होंने क्या खेल खेला है? दो बातें आपसे जरा मैं थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ। क्या अगर सीक्रेट लगता है तो फैसला पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट करेगी या आर्मी कोर्ट में चलेगा या कोर्ट मार्शल जैसे होगा, या वो हुकूमत फैसला करेगी इस केस को कहाँ भेजना? और क्या फिर वो साइफर पर वकला बहस करेंगे? साइफर की ओरिजिनल कॉपी अदालत के रूबरू पेश होगी कि क्या इसमें लिखा क्या है, किसको लिखा है, किसको मुहातब किया है? फिर ये आर्गूमेंट है तो टीवी पे भी और दुनिया में भी आएगी। इससे हुकूमत के लिए थोड़ी सी नदामत नहीं होगी? क्या आप समझते हैं, जो आप समझते हैं? मैं कोई नदामत नहीं होगी, क्योंकि होता ये है कि ये जो साइफर है ये रूटीन में आते हैं और ये सीक्रेट होता है, इसको नहीं किया जाता। ये बैनुल अक़वामी तौर पे मुल्क आपस में एक दूसरे से मरासले जो एक्सचेंज करते हैं और इनको इसीलिए सीक्रेट रखा जाता है। यहाँ पे ना सिर्फ तो उसको सीक्रेट नहीं रखा गया,
बल्कि उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया एज इफ के वो एक गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान में ओवरथ्रो कर दी है बार बार के लोगों ने इस साइफर की वजह से, जबकि साइफर का कतन ये मतन था ही नहीं उसका, ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी उस पर। और उसके बाद फिर खुद ही खान साहब जो है उससे हट गए और उन्होंने बात जो है उसको फिर जनरल बाजवा की तरफ कर दी। तो ये सारी चीजें जब आप इनकंसिस्टेंसीज इनकी सामने रखेंगे तो ये तो बिल्कुल साफ तौर पे वाज़ेह हो जाता है कि ये झूठ बोल के, अच्छा इसमें फिर 62(1)(f भी अट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये फिर 62(1)(f के तहत ऑनेस्ट और अमीन भी नहीं रह सकते कि इन्होंने झूठ बोला, उसके तहत नाअहल भी हो जाएंगे ये, तो इसका तो बहुत बड़ा फॉल आउट होगा इससे। अच्छा, दो बातें हैं। एक तो जस्टिस काजी फाइज साहब ने जो 164 का बयान था इसहाक डार साहब को, उन्होंने कहा था कि जब सामने रिकॉर्ड हो, वहाँ पर ख़ुद भी वो मौजूद हो, अप्रूवर भी और जो मुलज़म भी, तब वो एडमिसिबल होगा। और एक बात, और दूसरी बात यह कि यहाँ कल बड़े एक पुराने सीजनड ब्यूरो अपना डिप्लोमेट थे, जिसमें उन्होंने कहा कि अब तो ये एक ज़बान ज़द ख़ास व आम है कि उस साइफर में ये था कि हम इस हुकूमत के साथ काम नहीं कर सकते। ये तो उन्होंने यहाँ हमारे प्रोग्राम में कहा, बासत साहब, अब्दुल बासत साहब ने। हाँ, अच्छा साइफर में ये था, ये तो सब कहते हैं था कि हम काम नहीं कर सकते, लेकिन ये तो नहीं था कि ये हुकूमत हम गिरा रहे हैं और हम साथ मिल गए पाकिस्तानियों के और पाकिस्तान के लोग और हम मिली भगत से हम हुकूमत को गिरा रहे हैं या नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं। ये कहाँ था साइफर में, इस तरफ ले गए और फिर इससे बाद में मुकर गए। नहीं चलें भैया, तो अब हम छोड़ देते हैं ना ये कुरान। अच्छा इरफान साहब, एक सवाल आखिरी था या नहीं था, आपने बड़े सिंध हाउस एंड ऑल दैट आपके सामने है जी। काजी साहब इरफान साहब की मौजूदगी का फायदा उठाते हैं। एक तरफ तो आप फरमा रहे हैं ये मिलिट्री कोर्ट में भी केस जा सकता है, यकीनन आप आईनी माहिर हैं, आप बेहतर जानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी केस चल रहा है कि सिविलियन के केस सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर ऐसे में सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे देती है कि सिविलियन के आप मिलिट्री कोर्ट में केस नहीं जाएंगे, तो फिर आप इस केस को कहाँ देखते हैं? वो जब देगी तो देखेंगे ना, उस वक्त ये उसको उसके फैसले को भी तो देखना पड़ेगा ना, आया वो फैसला आइन के मुताबिक है कि नहीं, क्योंकि तो ये कौन डिसाइड करेगा सर कि वो आइन के मुताबिक नहीं है? क्या कोई सुप्रीम कोर्ट से ऊपर बॉडी है या हम माप लेके जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बॉडी है और हर कोई सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त ऊपर हो जाता है जब सुप्रीम कोर्ट आइन से खिलवाड़ करती है, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की हैसियत खत्म हो जाती है। आप एडवाइजर हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म देती है कि मिलिट्री कोर्ट में नहीं जाएंगे, तो आप क्या कहेंगे? हुकूमत को ये फैसला मानना चाहिए कि नहीं? बतौर एडवाइजर आप या नहीं माहिर क्या देंगे हुकूमत को मशवरा? मैं इस पे बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं कर रहा, क्योंकि उस केस में मैं पेश हो रहा हूँ और वो सुबह लगा हुआ है, तो इसलिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर फैसला हो जाता है तो आईनी माहिर तो आप हैं ना, हर कोई आपसे मुशावरत करता है। हुकूमतों को मशवरा दे चुका हूँ, जहाँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले गलत थे मैंने हुकूमतों को मशवरा दिया था कि मत माने, और फिर नहीं माने गए थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले, ऐसा माजी में हो चुका। यानी कि अगर आप कहेंगे कि नहीं मानेगी हुकूमत अगर ये फैसला गलत हुआ आइन के मुताबिक, आप यही फरमा रहे हैं? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है और सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि उनका फैसला सही है, तो फिर ना मेरी बात मानी जाएगी ना सुप्रीम कोर्ट की, फिर आइन में देखा जाएगा कि आइन क्या कहता है, उससे फैसला होगा। ये अच्छा सर, एक ये बताएं कि अगर कोई लोग, गिरोह, तबका, अवाम इस मुल्क के ये कहते हैं कि जी पार्लियामेंट का ये जो कानून है ये गलत है, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, तो फिर अवाम के पास भी कोई राइट है, वो कहाँ जाएं? कौन कहते हैं कि पार्लियामेंट का कानून गलत है? कोई अगर अवाम के एक तबका, यहाँ पे क्लर्क्स बाहर निकले हुए हैं, यहाँ पे दीगर जो तंजीमें हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो कहते हैं कि जनाब ये तो आइन से मुतसादम है या जालमाना है या इस एलीट के हक में है या किसी एक फ़र्द के हक में कानून बनाया गया है, तो फिर वो कहाँ जाएं कि उनकी रेमेडी क्या है? उनकी रेमेडी है वो पार्लियामेंट के पास जाएं, कैसे? पार्लियामेंट को बताएं कि जी ये जो आपका जो कानून है, यहाँ अदालत भी जा सकते हैं। अदालत को तो हम मानते ही नहीं है। अदालत क्या जी भट्ट साहब अदालत जा सकते हैं ना? अगर मैं गुजारिश करता हूँ, मैं इरफान साहब आखिरी सवाल के बाद ये मुकम्मल करने दीजिए, एक मिनट जी मुकम्मल करें। भट्टी साहब, अगर आइन जो है वो आइन से मुतसादम है कानून, तो कानून को तो अदालत स्ट्राइक डाउन कर सकती है, उस पर तो कोई इशू ही नहीं है। ये तो मैं हमेशा से मानता हूँ। अगर कानून
खिलाफ वर्जी करता है आइन की, तो अदालत उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है। लेकिन अगर कानून खिलाफ वर्जी नहीं करता आइन की, तो फिर अदालत उसको स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकती। ठीक जी साहब, यही मेरी गुजारिश है आपसे, सिर्फ यही, ये फैसला अदालत कहती है कि ये आइन से मुतसादम है और पार्लियामेंट समझती है मुतसादम नहीं है, तो फिर फैसला किसका माना जाएगा? हाँ, जहाँ पे टकराव हो जाए जूरिस्प्रूडेंस का लेजिस्प्रूडेंस पे, वहाँ देखा जाएगा प्रूडेंस किधर ज्यादा है। ऑब्वियसली पार्लियामान की पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि पार्लियामान जो कानून बनाती है उसकी पासदारी जो है वो जज करते हैं। तो अगर पार्लियामान कानून बना सकती है तो पार्लियामान तशरीह भी कर सकती है। लेकिन कई दफा ऐसे होता है कि पार्लियामान का टकराव हो जाता है अदालतों से, और उस वक्त जिसको हम अदालतों का जो प्रूडेंस है उसको जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, पार्लियामान को लेजिस्प्रूडेंस कहते हैं। और जब ये टकराव होता है तो फिर देखा जाता है जमहूरियत में कि प्रूडेंस किधर ज्यादा है। इरफान कादर साहब, मैंने इस केस को जो स्टडी किया है, मुझे ये केस जो है वो आर्टिकल 6 की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। बतौर आप हमारे से ज्यादा समझते हैं लॉ को, क्या ये इस केस में कोई फांसी की तरफ भी चीजें जाती हैं, या किस तरह ये लॉ है? इसकी जरा तशरीह इस तरह कर दे थोड़ी सी, कि आप किस तरह साइफर को देख रहे हैं। फांसी की तरफ ये नहीं जाना चाहिए, ये उम्र कैद की तरफ जाना चाहिए। जनरल मुशर्रफ के मामले में भी उन्होंने ये फांसी का कह दिया था जजों ने। जनरल मुशर्रफ का तो खैर केस ही बिल्कुल गलत था, लेकिन अगर किसी वो कोई ट्रीजन कर भी दे तो फांसी वहां पे लगेगी जहां पे कुछ कत्ल व गारत हुई हो। जहां कत्ल व गारत नहीं किसी ने की, उसको फांसी नहीं होगी, उसको उम्र कैद होगी। बहुत शुक्रिया इरफान कादर साहब फॉर एनलाइटनिंग, बहुत शुक्रिया। लेकिन बट्टी साहब, मैं एक बात समझ नहीं पाया, ये ब्रेक है, मैं सवाल छोड़े जा रहा हूँ। जूरिस्प्रूडेंस भी उन्होंने कही और एक और भी लफ्ज़ कहा। अगर पार्लियामान का और अदालत का आपस में झगड़ा हो जाए तो तीसरी पार्टी तो फिर वही अपना फौत हो गया। मेरे प्यारे तारक अजीज साहब, वो तो अदालत में चढ़ दौड़े थे। अदालत के पास इतने बंदे नहीं होते कि इस किस्म की काम करे, तो ऊपर फिर कौन सी सुपरा बॉडी होगी जो ये फैसला करेगी? कन्फ्यूजन है। इंशाल्लाह मिलते जुल के हम इसका कोई नतीजा निकालते हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बट्टी साहब, आप देखते हैं कि हम आम तौर पर, क्योंकि मैशत एक फेस्टरिंग वूंड बन गया है, एक रिश्ता हुआ ज़ख्म बन गया इस मुल्क के लिए। आज मैं एक आर्टिकल देख रहा था डॉन में ही, तो बट्टी साहब, अच्छा बट्टी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं शायद, पहले आप बात करें। साहब, मोहतरम इरफान कादर साहब ने एक तो दोबारा ये अंदिया दिया, अंदिया बादियुल नज़र में, कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे। मेरी समझ में नहीं आता, हमने आज तक बचपन से लेकर सुना था कि कानून साजी करना यकीनन पार्लियामेंट का हक है, राइट है, वो 2/3 मेजोरिटी से होता है, एक्ट के साथ नहीं होता कानून में रद्दोबदल। लेकिन उसकी तशरीह हमेशा सुप्रीम कोर्ट करती है। क्या मौजूदा असम्बली अब ये एक एक्ट पर जारी करती है कि ताहयात वजीर आज़म ABC नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी या शहबाज शरीफ है, तो क्या वो कहीं चैलेंज नहीं होगा? जरा मुझे आप भी तो रहनुमाई करे। असम्बली ने बना दिया कि ताहयात टिल डेथ अल्लाह ताला उन सबको लंबी जिंदगी दे, तो क्या उसको भी नहीं चैलेंज किया जा सकता? फिर निगरान हुकूमत बनाने की क्या जरूरत है? एक इजलास बुलाए और शहबाज शरीफ को ताहयात वजीर आज़म क्या कर दें, चाहे उनकी 100 साल उम्र हो, अल्लाह और उम्र लंबी करे। बट साहब, बेसिकली अब आपने मुझे छेड़ ही दिया है, तो मैशत को हम कल पे ले जाते हैं। मैं अर्ज कर देता हूँ, आप कल तक यही खेल, यही वारदात इस मुल्क की इशराफिया करती थी। कानून इसके लिए खेल था, आइन इसके लिए खेल था, हमारे लिए मुकद्दस किताब थी, हमारे लिए वतन था, वतन से मोहब्बत थी, इनके लिए ल्यूक्रेटिव प्लाट थे, इनके लिए मुल्क हाउसिंग सोसाइटी है, हमारे लिए वो धरती है जिसके लिए हम कट मरते हैं, और हमारे फौज के नौजवान और जो फुट सोल्जर्स हैं वो कट मरते हैं। ये चाइना कटिंग वाले हैं। मैं अब क्या, मेरा मुंह आपने खुलवा दिया कि क्यों चाहते हो कि मैं भी मतलब है कि ठीक रहा? मुझे ये बताएं, ये हमें ये बता रहे हैं कि हम, ज़ियाउल हक ने कहा था ये चीथड़ा है, आइन को ऐसे लहराया था, ये चीथड़ा है हमारे लिए, उसने लहराया था, इन्होंने साबित कर दिया। छोड़े यार, कह चुकी है कि हमने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानना, इलेक्शन 14 मई को तो कदों मनिया इन्होंने, तो नहीं ना माना। अब इसका मतलब है कल को ये कह दें कि जो नवाज शरीफ को सजा हुई है, पार्लियामेंट ने ये फैसला किया है, वो सजा गलत थी, हम नहीं मानते। तो सर, मैंने सवाल क्या किया कि पर्सन स्पेसिफिक लॉज बनते हैं, फैमिली स्पेसिफिक लॉ बनते हैं,
एक मरहूम सुप्रीम कोर्ट के जज ने मुझे बताया कि इन्होंने कानून के साथ खिलवाड़ क्या किया, मैं नाम नहीं ले सकता उनका, कि जनाब 5 साल बाद एफबीआर नहीं पूछ सकता कि किसने क्या लूट मार की थी, कि 5 साल लूट मार करो, और सुप्रीम कोर्ट भी नहीं पूछ सकती। क्या बातें करते हैं आप दोनों से बोलते हैं, लगता है फेफड़ा। मेरे बड़े भाई इरफान कादर साहब ने कहा आइन से खिलवाड़ ये साइफर करके, तो आइन से खिलवाड़ ये नहीं है कि 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं और 2 असम्बलियां चल रही हैं। आइन से खिलवाड़ ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मैं आपसे एक और सवाल करता हूं भट्टी साहब, ये नहीं है कि चीफ जस्टिस पे हमला किया जाए। आरिफ साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं, जो बात इरफान कादर साहब ने की है ना, पार्लियामेंट सुप्रीम अदारा है नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानना इंतहाई जरूरी है, वो भी ठीक है। जहां पर तनाजा आता है, अब आप आज की मिसाल ले लें, 50 करोड़ रुपया सालाना जो अफराद पैसे कमाते हैं उन पर हुकूमत ने सुपर टैक्स लगा दिया, IMF से डील कर ली। इंतहाई काबिल एहतराम इज्जत माब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने महफूज फैसला सुना दिया है कि कोई पैसे नहीं तुसी ले सकते। 50 करोड़ सालाना जो पैसे कमा रहा है उसको पैसे देने नहीं चाहिए। यही तो प्रॉब्लम आ रही है कि सियासतदानों को गंदा किया जा रहा है, नहीं मेरे तरफ से किया जा रहा है। गंदा नहीं किया जा रहा है, गंदा गंद से होता है। अगर गंदे काम ना करेंगे तो कोई भी गंदा नहीं हुआ। किसी के कहने से मैं और आप नहीं गंदे होंगे। यही अदालत थी जिसने कहा था नवाज शरीफ की जिंदगी की गारंटी दो कि वो जिंदा रहेगा। यही अदालत शहबाज शरीफ से जब 2008 से 13 तक उनके खिलाफ अदालत ने स्टे दिया, 5 साल तक फैसला ही नहीं हुआ कि वो 2 हल्कों से एक टाइम हुए थे। तो यार भाई ये फैसले से इख्तलाफ कर सकते हैं, जजों पे बात ये है, ऐसी बात नहीं है। भट्टी साहब देखें, जुडिशरी में बड़े बड़े नाम भी आए, आखिर मलिक कयूम साहब भी तो हुए यहाँ पे, क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन मैं इधर आगे बढ़ता हूँ, मैं आपसे एक सवाल मैशत से जोड़ के करता हूँ। ये 2008 में हमारा जो सर्कुलर डेट था वो 51 बिलियन था, आज को 150 बिलियन है। 1994 में किस कौम की सिक्योरिटी को कुछ नहीं हुआ था जब यहां पर आपने 2 नंबर मुआहदे किए थे? उनको बाहर क्यों नहीं निकालते? लाहौर की हाई कोर्ट ने पूछा कि चाइना की इस कंपनी के साथ इस मुल्क के अवाम के पैसों से जो मुआहदा किया उसको निकालो। कहते हैं कौमी राज है, जहां किकबैक खानी होती है वो कौमी। जब आप किकबैक खाते हैं, ठेका बेचते हैं, तो उस वक्त नेशनल सिक्योरिटी मजबूत हो रही होती है। जब स्टेंटेड ग्रोथ के मारे बच्चे मरते हैं यहां पे, तो उस वक्त नेशनल सिक्योरिटी पे सीमेंट लग जाता है, उसमें बंदा अंदर नहीं होता। क्या अगर कोई बंदा मार्शल लॉ लगाए तो आर्टिकल 6 टूटता है? अगर हलफ कुरान पे रख के बंदा ठेके बेचे, सरकारी खजाने में लूट मार करे, तो उस वक्त जो है नेशनल सिक्योरिटी मजबूत होती है। और जो मर्जी होता है सिक्योरिटी खतरे कर छड़ दो आप, जब खाने का सिलसिला जारी है। इंसाफ और इंतकाम में फर्क रखे, अदल और दावत में फर्क रखे। अदालतों की बात करते हैं, इमरान पर आप चला रहे हैं तोशा ठीक 100 दफा चलाए, लेकिन ये लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया 1947 से लेकर जितने तहफ़ जिसने लिए तमाम तफसीलात आए, वो तो आप लोगों को नहीं बता रहे। यार ये क्या काम कर रहे हैं कि एक डाकू किसी के घर डाका मारने जाता है, घर वाले उठ जाते हैं डर के कि चोर आया या डाकू आया। वो डाकू भी उनके साथ शोर मचाना। मैं तो ये कहता हूं डाकू आ गए, ऐसे डाकुओं से बचो बेरुपियों भट्टी साहब, जो भी इस मुल्क की अमानतों में खयानत करता है उस पर आर्टिकल 6 लगाएं। जो खजाने में बैठ के खजाना लूटता है उसको भी जहां पे 5 में से 3 बच्चे स्टेंटेड हैं। ये आर्टिकल 6 आपने आर्टिकल 6 एक दफा लगाया, पहले इस पे लगाया और उसको फिर दुबई में जो वफात पाई तब तक कुछ नहीं हुआ। यहाँ नहीं लग सकता आर्टिकल 6। मैंने जराइम पेशा लोगों के तहफ्फुज़ की कसम नहीं खा रखी भट्ट साहब, चाहे उसके वो वर्दी वाला था या वर्दी के बगैर था। हमारे लिए मुजरम है और मुल्ज़िम है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस मुल्क के खजाने से खिलवाड़ करने वालों पर भी आर्टिकल 6 लगाएं। उनसे पूछें ये लंदन के, ये दुबई के, ये महलात कहां से आए हैं? $16 बिलियन की एक साल में जाके जिस मुल्क के लोग प्रॉपर्टी दुबई में खरीदते हैं, वो उनसे पूछो यार उधर आर्टिकल सुती है, जब जो तुहाड़े किधर हाथ पै जाए तो आर्टिकल जगा दो। अनवर मकसूद साहब ने एक ये एप्टमा का ऐड है, वो देखें जरा, ये लिखा हुआ है एग्रेसिव टेक्सटाइल पॉलिसी बाय इंडिया एंड बांग्लादेश, पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स कैन नॉट कम्पीट। ये इन्होंने हमारे मुल्क का जो सबसे अहम सेक्टर था उन्होंने कह दिया कि हम कम्पीट नहीं कर सकते। यहाँ
जिन लोगों ने खजाना खाली किया उस पर आर्टिकल 6 लगाएं। भट्ट साहब, हमने उनके तहफ़्फ़ुज़ की कसम नहीं खा रखी और किसी के तहफ़्फ़ुज़ की। काजी साहब अल्हम्दुलिल्लाह आप और मैं एक जर्नलिस्ट हैं, किसी तंज़ीम का स्पोक्समैन तो है नहीं। हम तो इस बात में हम तो एग्री हैं इस बात पे। मैं ये कह रहा हूं कि जो इस मुल्क के जो यानी लोगों के लिए, खानदानों के लिए कानून साजी होगी या खानदानों के लिए कानून साजी होती है? लेकिन ये आपके बस में नहीं है। मैंने तो सिर्फ इतना कहा है बस में है, बस में नहीं है ये। और मेरे बस में मुंह तो खोलना है या नहीं कि एक इंसान, इस मुल्क के 24 लाख करोड़ लोगों के मफाद में कानून बनाओ, खानदानों के 2 नंबर इकट्ठे हुए माल और 2 नंबर जो इक्तदार है उसके लिए कानून ना बनाओ। उसके लिए आर्टिकल 6 कोई नहीं है। वो कुछ जड़ा बंदा रख के आगे भेज देने जो मर्जी कह देता है। चलो छोड़ो। लगता है आप भी लंदन शिफ्ट हो रहे हैं। मैं भी लंदन, मैं क्यों शिफ्ट हो रहा हूँ भट्ट साहब? आप मेरे दुश्मन हैं जी भट्टी साहब। नहीं, मैं एक तो कादी साहब अदब एहतराम से पाकिस्तान आ रहा हूँ, मेरी मट्टी है, मेरी ज़मीन है, मेरे माँ बाप वहाँ दफन है, उस मट्टी पे मेरा कर्ज, मुझ पे कर्ज है। अल्लाह ताला, हमारी एक गुजारिश है पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी हो। सियासतदान अपने मामला खुद करे, अदारों को बीच में बदनाम ना करे, अदलिया अपना काम करे, पॉलिटिशियन अपना काम करे, और सियारी ब्यूरोक्रेसी जो बकाऊ चंद गंदे आंडे हैं इनसे अदारों को पाक करो। मुल्क का असल दुश्मन करप्शन है और ये जमहूरियत वाले आए, बहुत अच्छा हुआ, हमारा दिल बड़ा खुश था। पहले 5 साल, फिर अगले 5 साल, फिर अगले 5 साल, पिछले वालों ने भी हमारी खाल उतारी, ये भी हमारी खाल उतार रहे हैं और अपने माल पे एक दूसरे से लड़ रहे हैं और हमें जमहूरियत सिखा रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। और नवाज शरीफ साहब यार लाओ वापस, मैं अगर वो 2 साल और रह जाते तो हम इंशाल्लाह एशियन टाइगर बन जाते, एशियन बिल्ली बनते। जी कादी सही साहब, मैं अमूमन आपसे इख्तलाफ नहीं करता इसमें कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत होती है अवाम की हुकूमत, अवाम के लिए, अवाम के जरिए। तो अवाम को तो आपने माइनस किया हुआ है, चंद खानदान मुसल्लत कर दिए गए हैं आपने। 155 वाले पे आप आर्टिकल 6 और पता नहीं क्या क्या अल्लाह रहम करे लगाना चाह रहे हैं। अगर उन्होंने किया तो लगना चाहिए। और जिन्होंने मुल्की खजाना लूटा उनको आपने प्लेट में रख के इख्तदार दे दी। जिन पर 6 माह से फर्द जुर्म आयद नहीं हो रहा था आपने उन्हें वजारत उज़्मा बना दी। जो 6 साल से लंदन इश्तिहारी बैठे थे उन्हें वजीर खजाना बना दिया। खुदा के लिए कानून को मजाक ना बनाएं, कानून को मजाक ना बनाएं, उस पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। जिसने भी गलत किया उसको सजा दें। अपने जाती इंतकाम की वजह से मुल्क में लगी हुई आग को पेट्रोल से बुझाने की कोशिश ना करें, सब कुछ झुलस जाएगा। ये पाकिस्तान है तो हम सब है। हम यही कह रहे हैं भट्टी साहब, हम पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है तो सब कुछ है। लेकिन यहाँ बैठकर सारे जितने इकोनॉमिस्ट आए हैं उनका सबका एक बात पे कंसेंसस था और वो एलीट कैप्चर का था। एलीट कैप्चर में क्या हुआ, आपके सारे जो इदारे हैं जहाँ पे कानून साजी होनी है, जहाँ पे कानून की एग्जीक्यूशन होनी है, वहाँ एलीट कैप्चर कर दिया। जहाँ कैप्चर नहीं होता वहाँ पे जो है वो 500, 1000, 2000 बंदों का माब लेकर, डंडे लेकर पहुँच जाते हैं। तो इस मुल्क के पल्ले और किराया की गया है। तो प्लीज़ कोई सेमलेस ऑफ लॉ रहने दें, कोई यहाँ पे कानून रहने दें, वरना क्या होगा। एक बंदे को आप कत्ल पे पकड़ेंगे, वो कहता, ये बात मैंने कहते सुना है, कहते यार आप पहले अदालतों की इज्जत जो है वो कर लें, फिर हमसे पूछिएगा हमने क्या किया। यहाँ तक तो आप बट साहब हालात ले। यही तो काजी साहब मैं आपसे कह रहा हूँ कि IMF से आपका मुआहदा हुआ है, रेवेन्यू इकट्ठा करना है, 5 करोड़ सालाना वाले अफराद पर पाबंदी लग गई है, ये टैक्स रुक गया। अब ये सियासतदान फेल होंगे जो नई हुकूमत आएगी, ये सारे मामलात हैं, पता नहीं आवाई होती है। नेपाल की बात करें या कहाँ की बात करें, ये 11 रुपए उन्होंने कहा है हमारा मार्जिन करें। पेट्रोल पंप वालों ने जो पेट्रोल निकाल रहे हैं वो कहते हैं हमें 1300 अरब रुपया दो वरना हम जा रहे हैं। ये थे वो तरक्की और ये थी वो नशत सानिया जो इन रल मिल के की है, जेडे कहते हैं हमें बुला ले हम दोबारा ठीक कर देते हैं। और छड्डो यार, मुझे तो वो एक और अजीब कहानी याद आ जाती है, मैं यहाँ बयान नहीं करना चाहता। क्या ठीक करना आपने, सब तो आपने मिलजुल के ख़राब किया है, अब ये ठीक कर लेंगे भट्टी साहब? बताएं आप मुझे। काजी साहब, जो बिगाड़ की वजह हो, जो जिसकी वजह से बिगाड़ हुआ हो, कहता अमीर भी क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी उतार के लड़के से दुआ लेते हैं। इन्होंने 40-85 साल से उस मुल्क को तबाह किया है। जो मुजरिम अदालतें उन्हें कहती है उन्हें करार वाक़ई। और हमारी एक ख्वाहिश है, जिन्होंने इस मुल्क की सिक्योरिटी से खिलवाड़ किया है, इस मुल्क के सीक्रेट बेचे हैं, इबरत का निशान बना दें। जिसने इस मुल्क के वसाइल से खिलवाड़ करके ठेके बेचे हैं, किक बैकें खाई हैं, ये कोई ढूंढना मुश्किल नहीं है, उन पर भी आर्टिकल 6 लगाएं। इंशाल्लाह मुल्क रहेगा, ये नहीं रहेंगे। इसी ऑप्टिमिज्म के साथ इजाज़त, अगले हफ्ते मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।